पर्दे के पीछे से एक ऐसा आदमी जिसने मुख्यमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मोदी बना दिया, जिसने मोदी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया, जिसने मुख्यमंत्री मोदी को कई दफा प्रधानमंत्री बनवाया, जिसने अरविंद केजरीवाल को पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता सौंपी। एक ऐसा आदमी जिसको WHO के कार्यालय में फोन करके बुलाया जाता है कि आपको अब से मुख्यमंत्री मोदी के लिए काम करना है। पहले वो आदमी संकोच करता है, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। ये बातें तब की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिसने ममता बनर्जी को बंगाल में सत्ता की चाबी सौंपी, जिसने कई दफा ऐसी चुनावी रणनीति बनाई कि बड़े बड़े रणनीतिकार भी फेल हो गए। अब वो व्यक्ति एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन पर्दे के पीछे से नहीं, पर्दे के सामने से। अब वो आदमी पर्दे के पीछे से नहीं खेलेगा, पर्दे के सामने से चुनावी मैदान में खेलेगा। हम बात कर रहे हैं बिहार के प्रशांत किशोर की, जिन्होंने अपनी पार्टी जन सुराज के जरिए बिहार में राजनीति का बिगुल फूंक दिया है। प्रचार जो शोर से चल रहा है, सोशल मीडिया पर वीडियो तमाम तैर रही हैं, प्रशांत किशोर की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या इस बार के विधानसभा में प्रशांत किशोर कुछ नया करेंगे, क्या बिहार की सत्ता प्रशांत किशोर अपनी रणनीति से एक बार हासिल करेंगे। दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सियासत सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी का जज्बा है। एक ऐसा राज्य जहां सरकार न जाने अपने एक कार्यकाल में कितनी बार पलटती है। यहाँ हर गली हर चौराहे पर सियासी चर्चाएं गूंजती हैं, लेकिन इस बार बिहार की हवा में कुछ अलग है। एक नया नाम, एक नया नारा और एक नया सपना, जन सुराज। इस नाम के पीछे छिपा है एक शख्स जिसने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाया, तो नीतीश कुमार को बिहार में फिर से ताज पहनाया और ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक को जीत का स्वाद चखाया। लेकिन अब वो खुद मैदान में है। प्रशांत किशोर एक नाम जो सियासत के गलियारों में चाणक्य की तरह गूंजता है, मगर क्या ये चाणक्य बिहार की सियासत को नया इतिहास लिखेगा, या फिर बस ये भी एक और कहानी बनकर रह जाएगा। प्रशांत किशोर के सफर के बारे में आज के हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, और सब कुछ जानेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर एक एम्प्लॉय से रणनीतिकार और एक रणनीतिकार से एक पार्टी के मुखिया कैसे बने। दोस्तों, प्रशांत किशोर के सफर के बारे में बात करें तो 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में वो जन्म लेते हैं, जहां उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे बक्सर में डॉक्टर थे। बक्सर की गलियों में पले बढ़े प्रशांत ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी यहीं पूरी की। गणित में उनकी पकड़ कमाल की थी, लेकिन इंजीनियरिंग में उनका मन नहीं रमा। परिवार चाहता था कि वो IIT जाए, लेकिन प्रशांत ने अपने रास्ते खुद चुने। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में सांख्यिकी पढ़ने गए, लेकिन तबीयत ने साथ नहीं दिया। पढ़ाई अधूरी छूटी, इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। लखनऊ और हैदराबाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। फिर यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर काम शुरू किया। अफ्रीका से लेकर भारत तक उन्होंने स्वास्थ्य और कुपोषण जैसे मुद्दों पर काम किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। साल था 2011। एक रिसर्च पेपर की वजह से उनकी मुलाकात हुई गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। ये मुलाकात थी वो चिंगारी जिसने प्रशांत किशोर की जिंदगी को सियासत की आग में झोंक दिया। मोदी ने उनके प्रेजेंटेशन को देखा और तुरंत उन्हें 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया, और यहीं से शुरू हुआ प्रशांत किशोर उर्फ PK का सियासी सफर। दोस्तों, साल 2013 में उन्होंने सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी CAG बनाया, और 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चाय पे चर्चा हो, 3D रैलियां हो, या फिर रन फॉर यूनिटी, ये सारे वो हथियार थे जिसे प्रशांत किशोर ने खुद तैयार किए, और जिससे बीजेपी को 282 सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता हासिल हुई। लेकिन प्रशांत किशोर की भूख यहीं नहीं रुकी। वो सत्ता के पीछे नहीं, सत्ता के खेल को बदलने की चाह रखते थे।
2014 के बाद प्रशांत ने सीएजी को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक में बदला और देश भर की पार्टियों के लिए रणनीति बनानी शुरू की। 2015 में बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के महागठबंधन को उन्होंने मिलकर 178 सीटों के साथ जीत दिलाई। उनका नारा था बिहार में बिहार हो, नीतीश कुमार हो। दोस्तों, इसके बाद 2017 में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस को उन्होंने 77 सीटें दिलाई। 2019 में आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईसीआरपी को 151 सीटों के साथ सत्ता सौंपी। 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 62 सीटें और 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी को 213 सीटें दिलाने में कामयाबी हासिल की। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में एमके स्टालिन की डीएमके को 159 सीटें जितवाई। हर बार प्रशांत की रणनीति ने सियासत का रंग बदला, लेकिन हर जीत के बाद उनकी अपनी महत्वाकांक्षा और बड़ी होती गई। 2018 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की जेडीयू ज्वाइन की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। सियासी हलकों में चर्चा थी कि नीतीश उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं, मगर नागरिकता संशोधन कानून पर मतभेद के बाद 2020 में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ये वही पल था जब प्रशांत किशोर ने फैसला किया कि वो दूसरों के लिए रास्ते नहीं बनाएंगे बल्कि खुद का रास्ता बनाएंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जन सुराज यात्रा शुरू की। पूरे बिहार में पैदल घूमे, गांव-गांव गए, लोगों से मिले और फिर 2 अक्टूबर 2024 को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में जन सुराज पार्टी का ऐलान किया। जन सुराज का नारा है शिक्षा, रोजगार और सम्मान। 3 मुद्दों पर केंद्रित ये पार्टी बिहार के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। पहला, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। दूसरा, हर युवा के लिए रोजगार। और तीसरा, बुजुर्गों के लिए 2000 रुपए मासिक पेंशन। लेकिन इन वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से आएगा? बिहार का खजाना तो वैसे ही खाली है। इस पर प्रशांत किशोर का जवाब है कि शराबबंदी खत्म करो। उनका दावा है कि इससे हर साल 20,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी जो शिक्षा और कल्याण योजनाओं में लगेगी। एक ऐसा दांव है जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। शराबबंदी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पहचान रही है। इसे खत्म करने का वादा क्या जनता को लुभाएगा या समाज के एक बड़े वर्ग को नाराज कर देगा? ये सवाल बिहार की हवा में अभी भी तैर रहा है। वैसे दोस्तों, जनसुराज की लॉन्चिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 22 देशों से बिहार से ताल्लुक रखने वाले एनआरआई पटना पहुंचे। अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ओमान जैसे देशों से ये वो लोग हैं जो अपनी कंपनियां चलाते हैं, जो बिहार को बदलने का सपना देखते हैं। जनसुराज ओवरसीज की शुरुआत हुई और पार्टी को आर्थिक समर्थन की उम्मीद जगी। इसमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी भी इस मंच पर जुटे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने पूर्व आईएफएस अधिकारी मनोज भारती, जो दलित समुदाय से हैं और 4 देशों में राजदूत रह चुके हैं। आईपीएस आरके मिश्रा को भी इन्होंने इसमें शामिल किया। और सबसे खास बात, मार्च 2025 में संगठनात्मक चुनाव और कार्यकर्ताओं को राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया। यानी अगर कोई चुना हुआ पदाधिकारी नाकाम रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या ये बिहार के सियासत में एक नया प्रयोग है या फिर एक और सपना जो हकीकत से कोसों दूर है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं। जनसुराज के सम्मेलन में उन्होंने नीतीश और तेजस्वी को बिहार की बदहाली का जिम्मेदार ठहराया, मगर नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला नहीं किया। हाल ही में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में आरएसएस और अल्पसंख्यक दोनों हैं। ये बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उनका असली मकसद है मोदी समर्थक स्वर्ण वोटरों को अपनी ओर खींचना। और इन्हीं सब को लेकर जब एक बार सवाल किया गया तो उन्होंने कहा बिहार में 100 रुपए जमा होते हैं तो 60 रुपए गुजरात चले जाते हैं, बिहार में सिर्फ 40 रुपए बचते हैं। ये बयान क्या बीजेपी के खिलाफ एक छुपा हुआ वार है या फिर बिहारी अस्मिता को जगाने की चाल? सवाल अनगिनत हैं, जवाब वक्त देगा और वक्त चुनाव के बाद आएगा। वैसे दोस्तों, बिहार की सियासत में चुनौतियां कम नहीं है। 2024 की बारिश में 12 से ज्यादा पुल ढह गए। क्या ये भ्रष्टाचार का नतीजा नहीं? शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है। बिहार के छात्र दिल्ली और दक्षिण भारत की ओर भाग रहे हैं। रोजगार के नाम पर बिहार पूरे देश के लिए सस्ता मजदूर सप्लाई कर रहा है।
इस बीच प्रशांत किशोर ने बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी आंदोलन में कूदकर युवाओं का दिल जीता। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर वो सड़कों पर उतरे, जेल गए। बिहार के युवा उन्हें उम्मीद की किरण मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये आंदोलन सियासी चमक के लिए है या वाकई बदलाव की शुरुआत? इसका भी जवाब आने वाला वक्त ही देगा। वहीं जनसुराज की तुलना हो रही है आम आदमी पार्टी से। 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी तब भी एनआरआई समर्थन था, बड़े बड़े वादे थे, मगर आज आम आदमी पार्टी की राह पर सवाल उठ रहे हैं। क्या जनसुराज भी उसी रास्ते पर चलेगी? 2024 के उपचुनाव में जनसुराज के चारों उम्मीदवार हार गए। तिरहुत स्नातक एमएलसी चुनाव में भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली। क्या ये शुरुआती झटके जनसुराज के लिए खतरे की घंटी है या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर सबको चौंका देंगे? ऐसे तमाम सवाल राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं। बिहार की सियासत में नीतीश और बीजेपी का जादू कमजोर पड़ रहा है। तेजस्वी यादव आरजेडी को मजबूत करने की कोशिश में है, मगर जनसुराज अगर वोटरों को रुझान तोड़ती है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? नीतीश कुमार को, भारतीय जनता पार्टी को, या फिर ये सियासी गणित पूरी तरह उलट जाएगा? वैसे प्रशांत किशोर का रास्ता आसान नहीं है। जातिवाद में बटा बिहार, खाली खजाना और सियासी दिग्गजों की मौजूदगी, ये सब उनके सामने दीवार बनकर खड़े हैं। खैर, अब सवाल यही है कि क्या जनसुराज बिहार की सियासत का नया सूरज बनेगी? क्या प्रशांत किशोर का ये दांव उन्हें सत्ता के शिखर तक ले जाएगा या फिर ये बस एक सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा? जवाब के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम का। तब तक बिहार की सियासत का ये तूफान थमने वाला नहीं है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या प्रशांत किशोर बिहार को नई दिशा दे पाएंगे? हमें अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।